अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 में जो संशोधन हमारी सरकार लेकर के आई है उसमें आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया है। मैं अत्यंत आभारी हूँ कि हमारे एक विद्वान साथी कांग्रेस के मनीष जी ने कहा कि इस बिल को रिकंसीडर किया जाए। मैं समझता हूँ कि आज जो अमेंडमेंट आया है इस इंश्योरेंस बिल का, आखिर इंश्योरेंस बिल के अमेंडमेंट में उद्देश्य क्या है, इंश्योरेंस के जीवन में रोल क्या है, या किसी के व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस का महत्व क्या है। ये सर्वविदित है कि अगर कोई व्यक्ति कभी भी आज इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योरेंस करता है तो वो इसीलिए करता है कि अपनी बचत से नॉमिनल या अंशदान करके प्रीमियम दे करके और वो इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, इंश्योर कराता है, जिससे इंश्योरर कभी उस पर कोई आपदा आ जाए, कभी जीवन में उसके लिए कठिन समय आ जाए, ईश्वर न करे कभी दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में उसके या उसके परिवार के लिए या इस तरह के जो भी इंश्योरेंस के हैं वो उस कठिन दिन में काम आते हैं। तो इस तरह से जब संकट की घड़ी में काम करने वाला है और उस पूंजी में हम केवल अंश मात्र देते हैं, तो हमें देखना होगा कि आज 2019 में पूरे देश में जो इंश्योरेंस का देश की आबादी में पेनिट्रेशन है वो कितने प्रतिशत है। आज देश की आज़ादी में 2019 में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन केवल 3.76% है। और ऐसा नहीं है, 2014 में 26% एफडीआई था, जिसका माननीय मंत्री जी ने भी उल्लेख किया है। तो 2014 में जो ये एवरेज था वो मात्र 3.3% था, लेकिन फिर जब हमने 26% से इसको हमने इंक्रीज किया और 2015 में हमारी सरकार ने जब एफडीआई की लिमिट को 26% से 49% को इंक्रीज करने का काम किया, तो उससे 26,000 करोड़ रुपया एफडीआई के थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर में आया। आज भी 15,000 करोड़ की ज़रूरत है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस 2015 के अमेंडमेंट के बाद आज हमारा पेनिट्रेशन बढ़ा है 3.76, जबकि पूरी दुनिया में ग्लोबल एवरेज क्या है। आखिर पूरी दुनिया में जो ग्लोबल एवरेज है वो 7.23% है। तो हम कितने पीछे हैं। हम एक तरफ यहाँ भारत के लोगों की सुरक्षा देने की बात करें, भारत के लोगों को दुनिया की प्रतिस्पर्धा में अपने को एक उस तरह से निवेश में, तो मुझे लगता है कि आज इसकी इसलिए भी ज़रूरत है कि मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा सदन को, आदरणीय मनीष तिवारी जी को, कि आखिर 2014 में एक सेलेक्ट कमेटी राज्यसभा की बनी थी, जिसमें आपकी कमेटी थी, आपके सदस्य थे, सब लोग थे। और उस सेलेक्ट कमेटी ने राज्यसभा के 2014 में जो रिकमेंडेशंस किया, उसने कहा कि हमें आज इस इंश्योरेंस में एडिशनल कैपिटल की बहुत ज़रूरत है और ये देश के ग्रोथ के लिए ज़रूरत है। तो नीड फॉर एडिशनल कैपिटल फॉर द ग्रोथ, enhanced foreign investment will increase insurance cover and will help transfers of technical know-how and will help in innovation in the industry। तो ये अपने सेलेक्ट कमेटी की, आज हम किसी बिल की बात करते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी भेजने की बात करते हैं, सेलेक्ट कमेटी भेजने, और जब सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी से बिल पास होकर के आता है तो निश्चित तौर से वो सदन फिर उनको अडॉप्ट करता है उस चीज़ों को। तो आज 2000 के पहले जब कोई एफडीआई नहीं था, आज कहते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो निश्चित तौर से इसमें सुरक्षा क्या। मैं तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, अपनी सरकार को, कि आज इसके सेफ गार्ड्स भी इन्होंने सुनिश्चित किया है कि अगर हम 49 से 74% की हम एफडीआई के लिए हम इस बिल को अमेंड कर रहे हैं, तो उससे हर भारत के लोगों के लिए हम सेफ गार्ड भी देंगे कि जो कंपनी इन्वेस्ट करेगी उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ इंश्योरर एंड की मैनेजमेंट पर्सन्स शुड बी रेजिडेंट इंडियंस। तो निश्चित तौर से ये तो भारत के हित में है, इस देश के आने वाली जो एक सक्सेस या ग्रोथ स्टोरी है उसके हित में है, देश के लोगों के निवेश को निश्चित तौर से सिक्योर करने वाला ये अमेंडमेंट बिल है, या देश के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला बिल है। क्योंकि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उस कंपनी के जो हमारे मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे उस बोर्ड पे, वो इंडियंस होंगे,
जो उसके अधिकारी या चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर्स एंड ऑल दीज थिंग, ये भी की मैनेजमेंट पर्सन्स शुड बी ऑल्सो रेजिडेंट इंडियंस। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर से एक सेफ गार्ड है। और माननीय मंत्री जी, मैं आपको बधाई दूंगा कि आप जो भी एफडीआई के लिए आपने अमेंडमेंट किया है, लेकिन उससे ज़्यादा भारत के हितों के रक्षा के लिए आपने एक सेफ गार्ड भी उसमें लगाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय कि इसमें एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ इंश्योरेंस शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑल्सो। तो ये निश्चित तौर से ये नहीं कि कंपनी के 50% कंपनी के डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। जब किसी भी बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है या किसी कंपनी में, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हितधारकों की रक्षा करता है। वो हमारे जो निवेश आएगा, जो हमारे इंश्योरेंस होंगे, उनके हितों की रक्षा करने वाला होगा। और तीसरी बात कि इंश्योरेंस विल हैव टू रिटेन इट टू बी डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स एज ए जनरल रिजर्व। मतलब ये भी सुनिश्चित किया है कि जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, उस कंपनी के प्रॉफिट में जो जनरल रिजर्व होगा उसको रखेंगे, जिससे कि कंपनी की सेफ्टी को बढ़ाएगा, कंपनी के निश्चित तौर से उसकी क्रेडिबिलिटी को और कंपनी की एसेट्स को, इन चीज़ों को बढ़ाएगा। और मैं कहना चाहूँगा आदरणीय मनीष तिवारी जी से कि जो हमने सेक्शन 27 में एक्ट को जो मैंडेट्स है, तो 27 में भी जो अमेंडमेंट है उसमें एक सुनिश्चित किया है कि सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट मैंडेट्स मेंटेनिंग एसेट्स इन इंडिया सो दैट कंपनीज कैन मीट देयर इंश्योरेंस क्लेम्स। मतलब हम निश्चित तौर से इस सेक्शन 27 को अमेंड करके उनको भारत में उनको एसेट्स मेंटेन करना पड़ेगा। बाहर का निवेश होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन हमारे लोगों के क्लेम की सुरक्षा हो, क्लेम की गारंटी हो, या हमारे जो हितधारक हैं या हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके निवेश की या उनके इंश्योरेंस की सुरक्षा हो, उसके लिए जो हमारी एफडीआई करेंगी, उनकी इंश्योरेंस की कंपनियां भारत में एसेट्स मेंटेन करेंगी। आखिर एसेट्स में क्या है? आप क्यों रिकंसीडर करने की बात कर रहे हैं? अगर उस एसेट्स में बैंक अकाउंट यहाँ होगा, अगर उस एसेट्स में यहाँ भारत में प्रॉपर्टी होगी, उस एसेट्स में अगर कैश मेंटेन किया जाएगा, तो निश्चित तौर से फिर हम एक सुनिश्चित तौर से कि जब जो भी एफडीआई है उससे चाहे प्रॉपर्टी हो, बैंक अकाउंट्स हो, कैश हो, उससे भारत के लोगों को क्लेम दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर से ये बिल आज इस देश के उस ग्रोथ को बढ़ाने वाला है। मैं कहता हूँ कि आखिर गवर्नमेंट किस ऑब्जेक्ट से लेकर के आई है? ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आखिर हमने भी एफडीआई की पॉलिसी बनाई है, आपने भी बनाई थी, तो उस एफडीआई की पॉलिसी को पढ़िए तो कम से कम। उस एफडीआई की पॉलिसी से निश्चित तौर से उस पर विचार करिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल सर्वसम्मत से पारित होगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सप्लीमेंटिंग डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म कैपिटल। मतलब हम अपने देश के उस लॉन्ग टर्म कैपिटल को, डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब एक तरह से एडिशनल सपोर्ट है जो हमारा घरेलू निवेश होता है, जो हम अपने देश में अंदरूनी निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, आखिर उसको भी सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, आखिर उसको भी एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो आज किसी सरकार की जो पॉलिसी होती है कि हम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट से सप्लीमेंट कर सके, आज ये बिल वही है जो हमने 74% इंक्रीज किया है। तो निश्चित तौर से ये बिल आज देश के उस हित में है, लोगों के और इस देश के ग्रोथ के हित में है, अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के हित में है। तो इसलिए उस ऑब्जेक्टिव को देख करके माननीय मंत्री जी ने डिस्कस किया। दूसरी बात कि टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो आखिर इस बात से तो आप सहमत होंगे, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, कि जब हम कोई बिल पास करते हैं तो वो देश के हित को देख करके करते हैं, देश के भविष्य को देख कर करते हैं। तो आज इस एफडीआई आने में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आखिर अगर कोई एफडीआई आती है बाहर से, तो निश्चित तौर से हमको टेक्निकल नो हाउ भी मिलता है, हमें टेक्नोलॉजी भी मिलती है, तो उससे एक एक्सीलरेट होता है, एक गतिशीलता आती है। घंटी बज गई अभी तो नहीं, बोलिए आप, तो बोलिए। वो टेक्नोलॉजी, धन्यवाद साहब, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड द इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में और देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश की अर्थव्यवस्था और इंश्योरेंस सेक्टर में हमारी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाएगा, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, हमारी दुनिया के स्किल्स का जो होगा उस पर भी असर पड़ेगा।
तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि इस बिल में जो आज अमेंडमेंट हो रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। एंड देयर बाई इन्हेंस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन। तो जो इसका हमारा ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है कि हम इसमें जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, जिसका उल्लेख हमने किया था शुरू में ही कि आज पूरे विश्व में 7.23% है और आज भी भारत में 2019 में भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन केवल 3.76% है। तो आज हमारी चिंता है, हमारी सरकार की चिंता है कि किस तरीके से लोग, इस देश की आबादी के अभी मात्र 3.76% ही लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी। हम तो सबको सुरक्षित करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को बीमित करना चाहते हैं कि उसके किसी कठिन समय में निश्चित तौर से उसकी सुरक्षा हो सके। तो इस दायरे का विस्तार करने के लिए अगर हमें 15,000 करोड़ की ज़रूरत है तो आज इसको अमेंडमेंट करना होगा। अमेंडमेंट करने से हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे बढ़ेगा, तो हमारा ये दायरा जनता के इंश्योरेंस का बढ़ेगा। निश्चित तौर से हमारा इस बिल के आने से इसका प्रत्यक्ष लाभ इस देश के 130 करोड़ लोगों को है, जिसको हम करना चाहते हैं। और इसीलिए आज आप देखिए कि जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो पर कैपिटा प्रीमियम कितना है। अगर आप विश्व का देखें कि जो आज इंश्योरेंस डेंसिटी है वो $780 आज विश्व में पर कैपिटा जो हमारा है वो पर कैपिटा प्रीमियम कहाँ पे पूरी दुनिया में $780 का है अधिष्ठाता महोदय। और आज भी हम भारत में 2019 में $78 है पर कैपिटा प्रीमियम और 2015 में मात्र $55 था। तो आज उस हमने जो 2015 में जो हमने अमेंडमेंट किया 49% से, उस 2015 से आज $55 से बढ़ करके 2019 में उसी की देन है जो 2015 में हमारी सरकार ने अमेंडमेंट किया था। आज वो $55 से बढ़ करके लोगों की सुरक्षा $78 2019 में हो गई। लेकिन हम तब भी अगर हम विश्व के सापेक्ष देखें, अगर हम दुनिया की तुलना में देखें तो 1/10 हैं, तो 1/10 हम हैं। कहाँ $780 वर्ल्ड का पर कैपिटा प्रीमियम है और हम उसके 1/10 हैं ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। तो हमको अगर हम विश्व की तुलना कर रहे हैं, हम उस विश्व के सापेक्ष में, हम विश्व की तुलना में भारत को अपने इस इंश्योरेंस में देश के जनता के हितों के हितधारकों की सुरक्षा करना चाहते हैं। अधिक से अधिक देश के उन राज्यों को संकट के समय उनको एक सुरक्षित रहें और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ मिले, तो हम इसका विस्तार करना चाहते हैं। तो इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि नीड मोर इंश्योरेंस कवर फॉर इंडियन सिटीजन। इससे भी असहमति हो सकती है। इस बिल का उद्देश्य केवल भारत के अधिक से अधिक लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर करने का उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि ये बिल तो सर्वसम्मत से पारित किया जाना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, मेरा अनुरोध है, चाहे ये विषय कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आखिर जब हम भारत के अधिक से अधिक लोगों को इसका कवरेज देना चाहते हैं, एंड दिस विल हेल्प reduce cost of insurance which will happen with more participation from private players and foreign direct investment। तो ये निश्चित तौर से ये बिल अभी जो प्रीमियम है या जो कास्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उस कास्ट ऑफ इंश्योरेंस को भी कम करने वाला बिल है। तो आज एक हम इस बिल को अमेंड कर रहे हैं, उससे देश की जनता पे जो आज इंश्योरेंस की प्रीमियम है, आज इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उन पॉलिसीज में भी अगर उनकी कीमतों को, उनकी कास्ट को रिड्यूस करने वाला कदम हमारी सरकार कर रही है, तो ये निश्चित तौर से स्वागत योग्य है सदन में और देश की जनता इसका स्वागत करेगी कि कम से कम इस अमेंडमेंट बिल से ये लाभ हो। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है, इसमें जो हमने एस्टिमेट किया है, एस्टिमेट्स इंडिकेट इंश्योरेंस कंपनी might require additional rupees 15,000 crore of capital over the next 3 years, and which could be made easier with the enhancement of the FDI limit। तो मैं साफ स्पष्ट तौर से आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि अगले 3 वर्षों में जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज को पूंजी की आवश्यकता थी, उस और जिस तरह से आपने देखा कि आखिर कोविड-19 में पूरी दुनिया में एक जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई, तो उसमें भी
आप इस तरीके से देखें कि आज हमारे भारत में हमने किस तरह से तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था को या तेज़ी से आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया, और कोविड-19 में क्या नहीं महसूस हुआ कि पूरी दुनिया एक तरीके के मानसिक माइंडसेट में आ गई। पूरी दुनिया को लगा अब मिल के काम करना होगा, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम केवल भारत की ही रक्षा नहीं करेंगे, दुनिया के भी लोगों की रक्षा करने के लिए काम करेंगे। और उस काम को किया। जहां हमारे पास कोई एक पीपी किट हम निर्माण नहीं करते थे, देश में पीपी किट चाइना से आता था, ये 95 नहीं था। हमारे वेंटिलेटर बाहर से, यूरोप से, अमेरिका से आते थे, जर्मनी से आते थे। तो आज उस कोविड-19 की चुनौती में आज 100 से कंपनियां एमएसएमई ने खड़ी कर दी। आज 5 लाख से ऊपर पीपी किट बनाने लगे। तो आप जिस परिस्थितियों में उस कोविड-19 में आए, पूरी दुनिया ने कोविड-19 में एक सीखा सलीका कि हमें मिल के काम करना। तो जब पूरी दुनिया में हम मिल के काम कर रहे हैं, उस कोविड-19 ने एक लेसन दिया। तो आज अगर हम इस देश में, हम दुनिया की इकोनॉमी के साथ, जब हम अपनी $5 ट्रिलियन की इसी हमने सदन में लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमारी आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन होगी। ठीक है, एक ऐसी एक्ट ऑफ गॉड या एक ऐसी जो भी परिस्थितियां पैदा हुई कि उस परिस्थितियों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सामने भी एक चुनौती खड़ी की और दुनिया के सामने भी एक चुनौती खड़ी की। लेकिन हम उन जहाँ चुनौतियों को, जहाँ हम उस चुनौती की आपदा को अवसर में बदलने का हमारी सरकार या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, और पूरे देश के 130 करोड़ लोग, ये केवल आह्वान नहीं है, मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो आज भारत की 130 करोड़ जनता उस आपदा को अवसर में बदलने का काम करके दिखाया है। तो यह निश्चित तौर से भारत के लिए एक ऐसा कदम है कि जो इस मिशन गया है कि हम कठिन दौर में भी, हम मुश्किल की घड़ी में भी, पूरा भारत एक है और भारत के 130 करोड़ लोग किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आज जहां हमने उस चुनौती का सामना किया, आज हमको उस देश की इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में केवल ये नहीं है कि हम जीडीपी को ही देखें। आखिर जीडीपी या हम ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो ओवरऑल होलिस्टिक अगर टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे तभी होगा, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस एक्ट फॉर इंक्रीजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लिमिट टू 74% फ्रॉम द प्रेजेंट 49%। तो इस 49% से 74% करने में इस इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, मैं उस बेनिफिट के तरफ अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आज अगर निश्चित तौर से ये जो अमेंडमेंट हो रहा है, इस अमेंडमेंट से आने वाले दिनों में, अगले 3 सालों में हमारे भारत में कम से कम 15,000 करोड़ की FDI आएगी। दूसरी बात, एज ऑफ मार्च 2020 एवरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट in 23 life insurance companies was 37.41%. Only in 9 private life insurance, the foreign investment has touched 49%. इससे ये साफ है जो रिपोर्ट है कि जब हमारा 29% था, तो उस समय तक हमारा 37.41% जो इंश्योरेंस कंपनी थी, उसमें हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हिस्सा था। तो ये हम अमेंडमेंट का अगर करेंगे तो इसमें हमारी जो 9 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये 49% होगा। और अब ये अगर 74% होगा, तो ये जो जैसा हमने मार्च 2020 की रिपोर्ट कही है कि उससे अगर 26 से 49% हुआ था, तो उससे हमारी निवेश बढ़ा था भारत में, और आज जब 74% होगा तो निश्चित तौर से भारत में एक बड़ा पूंजी निवेश होगा, जिससे कि भारत को एक हमारे एडिशनल कैपिटल सपोर्ट यहाँ के डोमेस्टिक सेक्टर में मिलेगा, जिसका निश्चित तौर से सीधे सीधे भारत के विकास को लाभ होगा, भारत की प्रगति को लाभ होगा। इन 21 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस एवरेज FDI stood at just 28.18%. In the stand-alone health insurance industry, average FDI is 30.22%. For the overall non-life industry, average FDI stood at 20.22%. तो आप देखिए कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें सबसे ज़्यादा हम इंश्योरेंस करते हैं, उसमें भी FDI आने से जो हम 20.22% थे, वो जब पिछले दिनों हमने अमेंडमेंट किया तो वो बढ़ कर के कम से कम अकेले
अकेले हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमने एवरेज FDI 30.22% हमारा हुआ है। तो अगर हमने 49% किया, अधिष्ठाता महोदय, ये कितना महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक को मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से देश के एक सामान्य व्यक्ति को उनको सुरक्षित करने वाला है, उनको सिक्योर करने वाला है, उनके भविष्य को उनके उस कठिन दौर में या किसी ऐसी चुनौती में, चाहे दुर्घटना हो या कोई ऐसी आपदा हो या कोई परिवार के समक्ष संकट हो, तो उसमें इस अमेंडमेंट से अगर सीधा लाभ 30.22% उस अमेंडमेंट से बढ़ा था, तो मुझे लगता है कि जो पहले 20.22% ही था, तो निश्चित तौर से 74% होने से इस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। द इंक्रीज ऑफ द FDI लिमिट will provide insurance companies with a committed funds to improve the penetration of insurance in the country। तो निश्चित तौर से जब FDI को इंक्रीज किया जाता है, तो उस इंक्रीज करने से जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, भारत की इंश्योरेंस कंपनीज या जो FDI करेंगी, तो उनका जो कमिटेड फंड्स होगा वो भारत में पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कंट्री में विस्तार होगा। तो हमारी इच्छा हमारी सरकार की यही है। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य ये है कि हम देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इंश्योरेंस के माध्यम से उनके हितों की रक्षा कर सकें, उनके हितधारकों की हम सुरक्षा कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पॉलिसी में या इंश्योरेंस में ला करके आच्छादित कर सकें, एक अम्ब्रेला के नीचे, या लोगों को कवरेज दे सकें। तो वो इस बिल के अमेंडमेंट से निश्चित तौर से होगा। एंड इट विल ऑल्सो ब्रिंग in better technical know-how, innovation also, and new products to the advantage of the consumers। मतलब मीन्स कि केवल टेक्निकल नो हाउ नहीं आएगा, वो बात मैंने पहले भी उल्लेख किया है, इसलिए मैं उसको बहुत विस्तार में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं बहुत उस बात को कहते हुए मैं केवल कहूँगा कि जब ये FDI आएगा तो टेक्निकल नो हाउ के साथ साथ इनोवेशन आएगा। मतलब इनोवेशन मीन्स कि नए चीज़ों का इनोवेटिव होगा और हम इस सेक्टर को कैसे क्वालिटेटिव चेंज कर सकते हैं, इस सेक्टर में कैसे एक गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। मैं कल शाम को रायपुर में था, वहाँ पे आप सोचिए कि वर्ल्ड सीरीज हो रही थी वेटरन क्रिकेटर्स की, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कल फाइनल मैच था रायपुर के इंटरनेशनल स्टेडियम। अब जो सचिन रिटायर हो चुके हैं, सहवाग रिटायर हो चुके हैं, वो लोग इंडिया के टीम से खेल रहे थे, श्रीलंका की तरफ से जयसूर्या वगैरह खेल रहे थे। आप कल्पना करिए कि वो मैच केवल मैच में जहां इतनी बड़ी संख्या में दर्शक थे, लेकिन उसका मैसेज क्या था कि जो कल वर्ल्ड सीरीज था, वो वर्ल्ड सीरीज इसलिए था कि देयर शुड बी ए प्रमोशन फॉर रोड सेफ्टी, कि रोड सेफ्टी का प्रमोशन कैसे हो। आज उस क्रिकेट मैच, जो कल तक मैच देखने वाले फैन फॉलोअर्स होते हैं कि हम मैच देखेंगे, लेकिन कल जिस तरह से सचिन ने वहाँ पे मैसेज दिया कि अगर आप सड़क पे निकलें तो हेलमेट पहने। आप ये अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया का, विश्व का जो हमारे पास व्हीकल है 1% है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे, लेकिन पूरे विश्व में जो डेथ होती है एक्सीडेंट से वो 11% है। आज भी सबसे ज़्यादा इंडिया के हाईएस्ट डेथ रेट है एक्सीडेंट से। हमारे पास कुल व्हीकल 1% है और डेथ हो रही 11%। तो आखिर इन परिस्थितियों में कि हम 4.5 लाख एक्सीडेंट हर साल देख रहे हैं, 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है, हर 4 मिनट में एक मौत हो रही है, 15 साल से 48 साल की उम्र के लोगों की मौत हो रही है, जो मतलब वर्किंग फोर्स है, जो इस कंट्री का भविष्य है। तो मैं कहता हूँ कि इनोवेशन यही है कि आज उस मैच से पूरे देश को हम मैसेज दे रहे हैं कि रोड सेफ्टी हमारे लिए कितना ज़रूरी है और रोड सेफ्टी में हम किस तरीके से इस 4.5 लाख के एक्सीडेंट को कम करें। तो हमारा एक तरह से इसमें इनोवेशन भी आएगा, न्यू प्रोडक्ट्स टू द एडवांटेज ऑफ द कंज्यूमर्स। जो हमारे हितधारक होंगे उनके लिए न्यू प्रोडक्ट्स भी होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इसके बेनिफिट्स हैं इस अमेंडमेंट को लाने से, आर गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट that the increase in FDI will make the insurance sector more competitive, transparent and efficient, and ultimately this will improve business prospects and lead to greater employment generation in the country। अब मैं ये महत्वपूर्ण विषय की तरफ अब आना चाहता हूँ कि ये केवल लोगों के हितों की रक्षा नहीं करेगा, लोगों की केवल इंश्योरेंस की बात नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगा। मैं समझता हूँ मनीष जी चले गए, नहीं तो शायद
इन बातों को, जो बात मैं कह रहा हूँ, उससे वो कदाचित सहमत होते और 100% सहमत होते हमारे बैठे हैं कि आखिर हम इस एफडीआई को अगर ला रहे हैं तो इसमें हम चाहते हैं कि एक कंपटीशन भी बढ़े, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव मूड हो, ट्रांसपेरेंसी हो और एफिशिएंसी बढ़े। तो हमारी सरकार का ये केवल नारा नहीं बल्कि गोल है, इस सरकार का लक्ष्य है। मैं उस चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जिस दिन से आया, चाहे पिछली सरकारों में कोल स्कैम रहा हो, चाहे 2G रहा हो, चाहे स्पोर्ट्स, आज आप देखिए हर चीज़ में भी एक दिन कोल एक्ट माइंस का प्लास जोशी ने कराया, किस तरह से कहा कि हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और इस बिल को पास कर रहे हैं, इससे जो एक एक पैसा आएगा वो पैसा हम राज्यों को देंगे। इस तरीके से कभी फेडरल स्ट्रक्चर में होता था। फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आज जो कदम उठाया जा रहा है कि अगर हमने माइंस मिनरल्स, हमने उस एक्ट को अमेंड किया, उसमें आय बढ़ेगा, उस ट्रांसपेरेंसी से वो आय पूरा राज्यों को जाएगा। तो आज मैं समझता हूँ कि अगर इससे एक एफिशिएंसी बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी होगी और एक कंपटीशन होगा, तो फिर अल्टीमेटली इससे निश्चित तौर से हमारा बिजनेस भी इम्प्रूव होगा और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट भी जो होगा वो भी बहुत इम्प्रूव होगा। और जो एक देश को ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, वो उस दिशा में हम बढ़ने का काम करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। एंड दिस डिसीजन इज टेकन टू रिलैक्स द एफडीआई कैप इन द इंश्योरेंस सेक्टर आफ्टर रिपीटेड डिमांड्स बाय द इंडस्ट्री ओवर द ईयर्स। ये केवल सेलेक्ट कमेटी की मांग नहीं है, इस देश के इंडस्ट्री की भी मांग है और हमारी सरकार निश्चित तौर से जी बोले ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अधिष्ठाता हुए। हमारे देश में इस डिसीजन से जो हमने एफडीआई कैप को इंक्रीज किया है, इससे ये लगातार जो हमारे इंडस्ट्रीज की थी पिछले कई सालों से, उनकी लगातार डिमांड आ रही थी कि इस एफडीआई को बढ़ाया जाए। मैं जल्दी 1-2 मिनट में बात खत्म कर देता हूं, अगर आपकी घंटी बज गई है। Experts have earlier suggested that the move will most likely benefit the small players, where currently the Indian partner is not able to bring in more capital to boost growth. In such cases, the foreign partner will have the opportunity to bring in more capital and take control of the companies so that they can compete with the larger players. Even private equity funds could pick significant stakes in such company. मतलब इससे जो हमारे इंडियन पार्टनर्स होंगे, जो हमारे छोटे लोग होंगे, स्मॉल प्लेयर्स होंगे, उनको भी इसकी बेनिफिट मिलेगी। तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से इस बिल को लाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो अपने इस देश के एक लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों के लिए है। एंड द लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज आर वेल कैपिटलाइज एंड बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंडियन पार्टनर्स। जो हमारे एकदम इंडियन पार्टनर्स ही स्ट्रांगली उसके साथ रहेंगे। मोस्टली बैंक्स एंड लार्ज नॉन बैंकिंग प्लेयर्स who would not in all probability set their stake in a business that generates substantial fee income। तो इससे हमारे आय भी बढ़ेगी, इससे लाभ भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल आज माननीय मंत्री जी लेके आई हैं, ये निश्चित तौर से स्वागत योग्य कदम है, देश के 130 करोड़ जनता के हितों में है। इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा कि इसको सर्वसम्मत पास करें। धन्यवाद।